हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें भी देख लेना, सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और वो सभी क्वेश्चंस आप देख पाएँ जो एग्ज़ाम में अब तक आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस आगे भी एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 60 से 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और बता दें, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वे सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो रेलवे ने अब तक पूछे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थान में। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 के तहत पंचायतों अनुच्छेद 243 घ और नगरपालिकाओं 243 न में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 243 सी इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायतों की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 243 सी। अनुच्छेद 243 सी का संबंध पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया तथा 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। तभी से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को विकेंद्रीकरण नाम दिया और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई और 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में वर्ष 24 भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल 1992 को संविधान में अनुसूची 11 को भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत 243 से 243 ऋण तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वही क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 ईयर। भारतीय संविधान के भाग 9 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
21 साल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि पंचायत समय पूर्व यानी 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव हो जाएगा। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, स्थगित समय से 6 माह के अंदर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? बताइए किस में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। दिल्ली क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बाकी दादर और नागर हवेली और दमन दीव और चंडीगढ़, इन सभी में पंचायती राज व्यवस्था है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिले के गांव भी याद रख सकते हैं आप, बदगरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और ये संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया था। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो निम्न है: ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। इस समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। डैश ने विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने पंचायती राज बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तर प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 बी के अकॉर्डिंग मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। 2 स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था, नगर पालिका निगम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम ये भारत का पहला नगर पालिका निगम था। भारत का पहला नगर पालिका निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी। आपके लिए ये सभी फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? क्या नाम था बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी एल एम सिंधवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम था एल एम सिंधवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 ईस्वी में एल एम सिंधवी समिति बनाई गई। सिंधवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में किया गया और बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैट्रिक। हरियाणा पंचायती राज बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई थी। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अकॉर्डिंग पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों को न्यूनतम 10वीं पास एवं महिलाओं, सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। अगला है, वर्ष 2015 में दिसंबर की बात है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? तो वही क्वेश्चन है, सेम ही है, ठीक है। नहीं नहीं, ये अलग है। 2015 में एक बार फिर से देखते हैं, 2015 में किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। दिसंबर 2015 में घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था। अगला है, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है यहाँ पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम योग्यता 5वीं क्लास, मतलब 5वीं क्लास पास होना चाहिए। ऐसा राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं हैं जो सरपंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वो न्यूनतम योग्यता 5वीं तक नहीं है। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त से रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, यानी आपात उपबंध से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान द्वारा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब भारतीय संविधान में ये बताइए कि जो व्यापार की स्वतंत्रता है ये किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से।
और भी देखते हैं, यहाँ पर देखिए व्यापार की स्वतंत्रता या समवर्ती सूची, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। ठीक है, आज से पहले भी कई बार आया हुआ है और आगे भी आएगा कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन कनाडा से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपात उपबंध जर्मनी से। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। गणतंत्र फ्रांस से। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में मूलतः 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है और इसके कुछ प्रावधान अन्य देशों के संविधान से प्रेरित हैं, जैसे मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, नैसर्गिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। मूल अधिकार हो गया, विधि के समान संरक्षण, नैसर्गिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये यूएसए से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, आर्टिकल 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने के अधिकार हैं, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन कब? जब कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन करने में राज्य को विफल हो जाता है तो वहां राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगला है कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है, जैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में, और आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में, नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी और एजी, इसी को ही एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, इनको सबको नियुक्त करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में, 1975 में।
क्या हुआ था 1975 में? ये वो समय था जब देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था। इस बात ने आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 356 के तहत। संकट काल से निपटने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। पहली आपातकालीन शक्ति आर्टिकल 352 के तहत, लेकिन ये कब लगाई जाती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, ये अच्छी बात है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासन में लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा। उस समय देश की तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय साख को खतरा पैदा हो गया है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और वहीं आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आकस्मिक निधि। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अर्थात संविधान संशोधन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस में निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 368 में। अनुच्छेद 368 और भाग 20। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की 3 पद्धतियां हैं। पहली साधारण बहुमत द्वारा, दूसरी विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों के
अनुसमर्थन द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया। संविधान के किसी भी भाग, यहां तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है कौन, संसद। यह भी निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची में स्थान प्रदान किया गया। अगला है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। कौन सा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अमित शाह के द्वारा राज्यसभा। तो संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत के उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को पेश किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, जैसे इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। So 770 ये था। इसके बाद भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के तहत
सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब वही है 42वें। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में प्रभावी हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस उद्देश्य के लिए संशोधन का नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गईं। अगला है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे आश्वस्त हो जाएं कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके द्वारा राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 56। 1987 में 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। ये 56वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वर्तमान में दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है।
अगला है कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 100वें संविधान संशोधन विधेयक 2015 के तहत भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वें संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि के लिए 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99वें संविधान संशोधन 2014 ईस्वी द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना तथा 101वें संविधान संशोधन 2016 में जो जीएसटी लागू की गई। अगला है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी पढ़ा तो वही क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 19 के 1 के च और अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और नया अनुच्छेद 300 का स्थापित कर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? वही क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था इससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन से इससे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग 4 क को जोड़ा गया। इस नए भाग में 51 का जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 35वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, ये 1974 में हुआ था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 36वें से सिक्किम को पूर्ण राज्य का, ये 1975 में। और 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को अभी पढ़ा था हमने, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत।
तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।